चलिए 5 का पंच देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। सबसे पहले आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आंकड़ों में लगातार इस तरीके से इजाफा होते जा रहा है। उसके बाद अब जो सामने मामला है, 24 नए मामले अब सामने आए हैं और जम्मू कश्मीर में आंकड़ों में जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जम्मू कश्मीर में मरीजों की संख्या 725 पहुंच गई है। ये 24 मामले जम्मू कश्मीर से आज सामने निकल कर आए। आपको बताएं कि इसमें से 23 मामले कश्मीर संभाग से हैं और एक मामला हमको जम्मू से है। आप जिस तरीके से लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जम्मू के पुंछ से ये एक मामले की पुष्टि हुई है और जो 23 मामले हैं वो कश्मीर संभाग से जिसकी पुष्टि की गई है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में भी आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। 775 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है मरीजों का जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, लगातार टेस्टिंग भी की जा रही है, उसके बाद नतीजे भी सामने निकल कर आ रहे हैं। लगभग 2500 के करीब जो एक दिन में टेस्टिंग की जा रही है। कल इसकी जानकारी मिली थी कश्मीर संभाग में भी, उसी की तर्ज पर जम्मू में भी इसी तरीके से टेस्टिंग लगातार जारी है। वहीं हमारे साथ विनोद कुमार जम्मू से सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, एक मामला जो ये बताया जा रहा है कि पुंछ से भी निकल कर आया, इसके बारे में क्या पूरी जानकारी है? हाँ सौरभ, ये मामला जो है कश्मीर में आया है। बेसिकली मूलतः ये पुंछ का रहने वाला है जी। और एज ए अटेंडेंट वो कश्मीर में किसी मरीज के पास गया था और उसका जो टेस्ट हुआ है वो पॉजिटिव आया है। तो लिहाजा पुंछ को, जिसको ग्रीन जोन हम बोल रहे थे, कोई ग्रीन जोन कंसीडर कर रहे थे, वहाँ से एक भी मामला सामने नहीं आया था। अब एक मामला आ गया तो मुझे लगता है कि वो किस किस के कॉन्ट्रैक्ट में आया, क्लोज कॉन्ट्रैक्ट में आया, किस किस से मिला, कौन कौन उसके रिश्तेदार हैं। मुझे लगता है कि उनको भी अब क्वारंटाइन सेंटर ले जाके क्वारंटाइन करना पड़ेगा। यानी मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें बड़े खुशनुमा माहौल में नहीं रहना चाहिए कि पुंछ में कोई मामला नहीं आया है या डोडा में कोई मामला नहीं है या दीगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में कोई मामला नहीं आया है। मामला कभी भी कहीं भी आ सकता है। कल का ही एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि लद्दाख यूटी में मामले लगातार कम हो रहे थे, लेकिन आपने देखा कल 19 मामले अचानक सामने आए। तो हमें लगता है कि सतर्कता बरतने की और भी जरूरत है। और साथ साथ ये बताते चलो कि मैं जो पुंछ में मामला आया है, इसके बाद पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से सतर्क होना पड़ेगा और खासतौर पर जो मेडिकल टीम है, मेडिकल टीम को हर उस व्यक्ति का टेस्ट करना, उसको स्क्रीनिंग करनी होगी जिसके साथ इस पॉजिटिव व्यक्ति का कॉन्टैक्ट रहा होगा। चलिए विनोद जी, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ सनम इजाज भी जुड़ चुके हैं कश्मीर से। कश्मीर में भी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि 23 मामले जो बताए जा रहे हैं कश्मीर संभाग से निकल कर आए हैं। सनम इजाज, पूरी जानकारी क्या मिल रही इन मामलों के बारे में? देखिए सौरभ, आज के जो मामला हैं डबल फिगर में आ रही हैं। डबल फिगर से हट के कुछ नहीं आ रहा है। और इन डबल फिगर से अगर देखा जाए तो आज बारामूला से 12 केसेज आए हैं, बडगाम से 4 आए हैं, शोपियां से 2 आए हैं, 2 बांडीपोरा से आए हैं। और आपको बताऊं, अभी जो पहली सूची जो जारी की हुई है ये श्रीनगर के स्कम की है, यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की है। और जिस तरह कल रोहित कंसल ने बताया था कि करीबन आज 2000 टेस्ट होंगे, तो अभी तक 755 टेस्ट हुए हैं। बाकी का भी इंतजार है और उन टेस्ट के रिपोर्ट्स अभी आने बाकी हैं। लेकिन फिर वही बात कहते हैं कि आज जिस तरह कल अनंतनाग में ये जो बड़ी संख्या में केस आए थे, उसके साथ साथ कुपवाड़ा में आए थे। कल बारामूला शांत रहा था, तो आज बारामूला में उसने बराबरी कर दी और आज बारामूला में 12 केसेज आए हैं। तो यूं कह सकते हैं, जिस तरह पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि रोज किसी न किसी पॉकेट को ये पकड़ता है कोरोना वायरस और फिर वहां से ब्लास्ट होकर निकलता है। तो आज बारामूला से जो 12 केस से इसको फिर हम कह सकते हैं कि जिस तरह सिचुएशन बारामूला में थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो गई थी, जिस तरह से लग रहा था कि अब शायद बारामूला शांत हो जाएगा, तो आज साफ हो गया कि बारामूला शांत नहीं है। और उसके साथ साथ फिर जो दूसरा मामला है श्रीनगर, जहां हम एक अच्छी खबर आ रही है पिछले कुछ दिनों से कि श्रीनगर में जहां पहले बड़ी मात्रा में ये लोग निकल रहे थे, संख्या में निकल रहे थे पॉजिटिव केसेस, अब वहां पे इस तरह का नहीं है। अब श्रीनगर में भी किसी हद तक टेस्ट तो आ रहे हैं, लेकिन जो तादाद है वो भी कम आ रही है। और उसके साथ साथ बांडीपुरा इस वक्त कश्मीर में यूं कहें तो JNK में नंबर 1 पे है पॉजिटिव केस को लेके। और बांडीपुरा के 2 गांव पिछले दिनों से बड़ी तादाद में ये जो पॉजिटिव केस ले रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वहां पे अब थोड़ी सी खामोशी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन तादाद जो संख्या है वो कम होती आ रही है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो उसी तरह की बनी हुई है जिस तरह पॉजिटिव केसेस को लेके कश्मीर में पिछले 2 हफ्तों से बराबर चल रही है। और यहाँ पे सनम एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये जो
चरण तीसरा लॉकडाउन का शुरू हो गया। अगर बात करें बाकी राज्यों की तो वहां पर तस्वीरें कुछ अच्छी सामने निकल कर नहीं आई। तमाम लोग थे वो सड़कों पर पहुंचे, चाहे वो किस काम के लिए निकले थे, पर ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर जम्मू से भी आई जहां पर गाड़ियों की जो आवाजाही थी उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। कश्मीर संभाग की बात करें तो वहां पर कैसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं आज? सौरभ, सुबह सुबह हमें भी यही लगा था कि हमें लगा था कि कश्मीरी को शायद ये कोरोना वायरस भूल गया है, जिस तादाद में सुबह सुबह कश्मीर में सड़कों पे ट्रैफिक था। लेकिन जब मीडिया में खबरें आने लगी, इस पे बहस मुबासा सोशल मीडिया से लेकर उस पर होने लगा, तो करीबन 11 बजे फिर कुछ हद तक तब्दीली देखने को मिली। और 11 बजे हमने देखा कि जहाँ पुलिस भी, प्रशासन भी एक्टिव हुआ, उनने गाड़ियों को रोकना वगैरह शुरू किया। के साथ साथ लोगों ने भी प्रेफर किया कि वो अंदर ही रहें। तो बाद दोपहर के यानी करीबन 12 बजे के बाद श्रीनगर में वही सनसनी सन्नाटा सा देखने को लगा। लेकिन ओवरऑल कहीं सुबह सुबह ग्रामीण इलाकों से भी लोग निकल के आ गए थे। उनको शायद ये मालूम नहीं था कि ये लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, शायद उनका अंदाजा था खत्म हो गया है। और जब उन्हें आधे रास्ते से वापस भेजा गया या श्रीनगर पहुंच के या टाउन्स में पहुंच के उन्हें वापस भेजा गया, तो तब सिचुएशन को देखा गया कि लॉकडाउन नहीं है। लेकिन सुबह सुबह की जो तस्वीर थी वो अलग सी थी। वो वही पुरानी याद थी, जिस तरह मार्केट में अच्छा खासा रश होता है वही सुबह सुबह लगने लगा था। लेकिन वक्त के साथ वो रुक गया और क्योंकि फिर अभी शाम होने के वक्त है, तो अभी शाम तक हम ये कह सकते हैं कि 12 बजे के बाद सिचुएशन तब्दील हो गई थी। चलिए सनम, शुक्रिया आपका कश्मीर से पूरी जानकारी देने के लिए। विनोद कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानेंगे जिस तरीके से जम्मू में क्या हालात हैं, आज तस्वीरें क्या निकल कर है, क्योंकि जो तस्वीरें निकली उसमें काफ़ी तादाद में लोग बाहर भी निकले हुए थे। अखनूर से भी आज तस्वीरें सामने निकल कर आई कि चहलगर्मी वहां पर रोडों पर दिख रही थी, किस तरीके से वहां पर गाड़ियों में लोग बाहर निकले थे। प्रशासन बेशक सतर्क है और वहां पर उन्हें बताया भी जा रहा है, क्योंकि रियायतें दी गई थी। जो बाकी राज्यों से ऐसी तस्वीरें आई उसी की तर्ज पर जम्मू कश्मीर से भी ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर लगातार आती रही। उसके बाद एक और जो अहम मामला है वो है मजदूरों का। मजदूर जम्मू संभाग से काफ़ी तादाद में बाहर निकले हुए थे, आज वो परेशान थे। कई ऐसे मजदूर थे जो सड़कों पर थे, उनका साफ साफ कहना था कि हमारे पास खाना खत्म हो गया, पैसे हमारे पास नहीं है, अब हम करें तो क्या करें। वो साफ साफ कह रहे थे कि हम अब वापस पैदल ही जाना चाहते हैं। वो तस्वीरें भी आई, वो भी हमने दिखाया था। विनोद कुमार, यहाँ पे जानना चाहेंगे, अगर बात करें कि जैसे हालात बाकी राज्यों में, अगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर कैसी तस्वीरें आज सामने निकल कर आई, क्योंकि बाहर काफी तादाद में लोग निकले थे, गाड़ियों की आवाजाही भी दिखी। देखिए, कहीं ना कहीं या लोग समझने में नाकाम रहे हैं या फिर प्रशासन लोगों को समझाने में नाकाम रहा है। रेड जोन में था और पहले हम सब लोग कहते रहे हैं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है कोविड-19 से पूरी तरह फ्री हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, क्योस क्रिएट हो गया था, वो लगता है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को दूर करना चाहिए था या फिर जो लोग हैं लोगों को भी समझना चाहिए था। शायद ऐसा लोगों ने नहीं समझा। ऐसा ही हुआ जो बहुत सारे मामले किश्तवाड़ में है, सांबा में लोगों ने दुकानें खोल दी। जब दुकानें खोल दी तो ग्राहकों को लगा कि दुकानदार बड़े समझदार हैं, उनको पता होगा, वो दुकान पे आने लगे ग्राहक। इसके अलावा किश्तवाड़ में देखें, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हुआ, लॉकडाउन वायलेट किया गया। इसके अलावा अखनूर में भी हुआ, पुंछ में भी हुआ। और बड़ी बात यह है कि SMGS हॉस्पिटल में यहाँ OPD बंद थी, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर चेक करवाने के लिए आ गए। OPD बंद होने के बावजूद, यानी आप पहले ये कह रहे थे कि ये हमारा ऑरेंज जोन में है, ऑरेंज जोन में होने के कारण OPD खुली रहेगी, लेकिन जब ऑरेंज जोन से अचानक रेड जोन में चला जाता है, आप कन्विंस नहीं कर पाते, आप जागरूक नहीं कर पाते और लोग वहाँ पे आ जाते हैं, फिर सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट होती है। आपने मजदूरों की बात की, आज मजदूर काफी बिल्कुल तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये मजदूर आज बाहर निकले हुए थे। दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस ने उन्हें कहीं ना कहीं दर दबोचा भी है, क्योंकि कई ऐसे मजदूर थे भारी तादाद में रेलवे स्टेशन भी पहुंचे हुए थे और कई ऐसे मजदूर थे जो कह रहे थे कि हम पैदल ही यूपी को निकल जाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा पहुंचने पर जिस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं जम्मू में, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और प्रशासन पे कहीं ना कहीं इल्ज़ाम भी लगा रहे थे कि प्रशासन उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो मजदूरों के लिए प्रशासन जम्मू कश्मीर का इस वक्त उन्होंने क्या खाका तैयार किया जो मजदूर अभी यहाँ पे फंसे हुए हैं? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि हर एक मजदूर का डाटा पूरा क्रिएट किया गया है। इवन कि अब तो इनके मोस्टली लोगों के अकाउंट नंबर भी जो तो संगठित हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर आती है, उनकी डिटेल सरकार के पास थी। जिनका जनधन में खाता खुला हुआ था उनके अकाउंट्स में पैसे भी आ गए हैं।
जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे ठहरे थे उनकी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आला अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई थी, एनजीओ, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग, इवन के कांग्रेस के लोग भी उनको पैसा और राशन बांट रहे थे। लेकिन अब जब उनको लगा कि अब लॉकडाउन 3 चला है और लॉकडाउन 3 में क्या होगा, क्या उनको समझाया नहीं गया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यहाँ तो लोग समझने में नाकाम रहे, यहाँ प्रशासन समझाने में नाकाम रहा। तो यही एक वजह थी कि आज एक क्योस बन गया और लोग सड़कों पे उतर आए। हमने यूपी जाना, पैदल ही राजस्थान की तरफ, पैदल ही यूपी की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने इंटरवेन करके उनको वापस भेजा है जेके एसआरटीसी की बसेस लेकर, जहाँ पे वो थे वहीं पे उनको ठहराया गया। एक सिस्टमेटिकली वे में इनको डिपोर्ट वापस भेजना है इनको, तो एक तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन आज सौरभ पूरी तरह से मेस क्रिएट रहा, उसमें कहीं ना कहीं मैं लोगों की भी गलती मानता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। चलिए विनोद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। जम्मू में क्या हालात रहे उसके बारे में जानकारी दी। जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि आज काफ़ी तादाद में जो मजदूर थे वो आधे रेलवे स्टेशन पहुंचे, कुछ मजदूर थे जो पैदल ही निकल गए आगे, उनको वहां पर पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद था, धरातल पे उनको वहां पर रोका गया, समझाया गया। उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि आपको जल्द ही यहाँ से आपके घर की ओर रवाना किया जाएगा, पर सिलसिलेवार तरीके से। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आज बड़ी डीसी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे और डीसी से अपने घर पहुंचाने की मांग की गई। इन लोगों के मुताबिक लगातार लॉकडाउन के चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा सरकार को उन्हें घर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए, मजदूरों का कहना था। इसी पर पूरी जानकारी दे रहे हैं उधमपुर से हमारे संवाददाता सुमित शर्मा, वो आप देखिए। लॉकडाउन के चलते उधमपुर में अफवाहों का बाजार गर्म है। आज सुबह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एकाएक जो बाहरी राज्यों से श्रमिक यहाँ पे फंसे हुए हैं उनका जमावड़ा लग गया। लंबी लंबी कतारों में वो लोग खड़े हो गए, जिसके बाद प्रशासन को हरकत में आते हुए तहसीलदार उधमपुर मोहित गुप्ता को खुद बाहर आना पड़ा उन्हें समझाने के लिए। पूरा वाकया क्या है तहसीलदार साहब से खुद जानते हैं। सर, क्या वाकया रहा, किस तरह से श्रमिकों की यहाँ लंबी लंबी कतारें देखी गई, आखिरकार पूरा वाकया क्या था? सुमित जी, जब सुबह पता चला कि यहाँ पे बाहर के श्रमिकों और कुछ लोगों के द्वारा लंबी लंबी कतारें लगा दी गई है, तो यहाँ पे आके लोगों से बात की गई और मालूम हुआ कि बड़े सारे लोग जो हैं वो मेडिकल इमरजेंसीज के लिए यहाँ पे पासेस कलेक्ट करने के लिए आए हैं। उनको यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई कि वो लोग ई पास के लिए अप्लाई करें और मेडिकल इमरजेंसी के केस में ई पासेस जो हैं बड़े प्रॉम्प्टली लोगों को डिलीवर हो जाते हैं, जिससे उनको भी सुविधा होगी। इसके अलावा बाहरी राज्य के जो लोग आए थे यहाँ पे उनको भी गाइड किया गया और उनको बताया गया कि सरकार की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं उनको बताया गया। इसके अलावा जो हमारे ज़िला के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं उनका नंबर भी मुहैया कराया गया और अगर उनको कोई भी मदद की ज़रूरत है वो उन नंबरों पर डायल करके मदद ले सकते हैं। हमने अपने पटवारियों के थ्रू भी इन नंबरों की पब्लिसिटी के लिए कह दिया गया है। जहाँ पे भी लेबरर लोग रह रहे हैं जो बाहर के हैं उनको वो नंबर मुहैया करा दिए जाएंगे। सर, हम देख पा रहे थे कि वो अपने हाथों में कुछ पर्चियां लेके आए हुए थे, उस पर उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। सर, क्या अभी भी लगता है कहीं ना कहीं जागरूकता की कुछ कमी है, या जो हम एक ना मैसेज है वो भी शायद लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे? सर, अगर ऐसी कोई कमी दिखती है तो हम उसे ज़रूर और ज़्यादा पब्लिसिटी करेंगे और लोगों तक जानकारी जो है, उचित जानकारी जो है वो पहुँचाने का कार्य करेंगे। ये भी आपने सुना तहसीलदार उधमपुर मोहित गुप्ता जी को, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि इस तरह की कोई भी पंजीकरण यहाँ पे नहीं करवाया जा रहा था। उन श्रमिकों को यहाँ से समझा के और जागरूक करके भेज दिया गया है कि अगर इस तरह का कोई भी आगे आने वाले समय में प्रशासन कोई आदेश या निर्देश जारी करता है जिनके ज़रिए उन श्रमिकों को अपने अपने घरों तक पहुंचाने की कवायद जिस तरह से शुरू हो चुकी है उसमें कदम उठाता है, तो उन लोगों को उसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल और अगर ज़रूरत इस समय आग्रह जो यहाँ पे प्रशासन करता दिख रहा है वो साफ तौर पे ये है कि अभी इस तरह में ज़रूरत जो है वो अपने घरों में रहने की है, सुरक्षित रहने की है। इस तरह से पब्लिक गैदरिंग जो है बिल्कुल अवॉइड करें, पब्लिक गैदरिंग ना करें, ताकि हम इस जो वायरस की चेन को रोकने में और तोड़ने में कामयाब हुए हैं उसे आगे भी निरंतर जारी रख सकें। वीडियो जर्नलिस्ट चाचिन दुबे के साथ सुमित शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, उधमपुर।
वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा में इस वक्त वो दुकानें खोली जा रही है जिसकी परमिशन नहीं दी गई है और धड़ल्ले से दुकानें खोली भी जा रही है, लोग वहां पे पहुंच भी हैं। साथ ही अगर बात लॉकडाउन के पालन की करें तो आज लॉकडाउन की धज्जियां भी लोग वहां उड़ाते नजर आए। कैसे रहे सांबा के हालात, क्योंकि वहां पर जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जो धरातल पर मौजूद थे। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है तो अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रही कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। मैं इस वक्त सांबा जिला के नड ब्लॉक में मौजूद हूं और यहां पर जब हम पहुंचे तो ऐसी दुकानें खुली थी जिनको परमिशन ही नहीं मिली है और वो धड़ल्ले से अपनी दुकानें चला रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा देखा तो दुकानों के शटर नीचे आना शुरू हो गए। और मैं अभी भी मौजूद हूँ नड ब्लॉक में ही, और अगर वक्त का आपको बताएं तो वक्त हो चला है 11:30 के आसपास का, और जो समय निर्धारित किया गया है असेंशियल सर्विस का वो सुबह 8 से सुबह 11 बजे तक का है, लेकिन अभी भी कुछ दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं, कोई यहाँ पर इनको पूछने वाला नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो लोगों की तादाद है वो भी आप चारों तरफ नज़र घुमा के अगर देखें तो यहाँ पर हर एक एंगल पर आपको लोग नज़र आएंगे। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो मद्देनज़र नहीं रख रहा, कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा, और जैसे ही हमारा कैमरा घूमता है तो दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ से पता चलता है कि कितना सीरियस हैं लोग इस महामारी को लेकर। कहीं ना कहीं इस महामारी को जो है वो बुलाने का इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की आंखों में भी इनके द्वारा धूल झोंकी जा रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिर पुलिस प्रशासन के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर क्यों तैनात नहीं है और क्यों इनके द्वारा आदेश नहीं दिए जाते कि आप लोग दुकानें अपनी बंद करिए। और मैं इसमें भी आपको कुछ विजुअल दिखाऊंगा कि जब हम यहाँ पर पहुँचे कपड़े वाली दुकानें खुली हुई थी, जो कॉस्मेटिक वाली दुकानें हैं वो भी खुली हुई थी, कई सारी ऐसी दुकानें हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें खुली हुई थी। लेकिन अगर ये एसेंशियल सर्विसेज हैं तो फिर एसेंशियल सर्विसेज किसको कहते हैं, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह प्रशासन पर भी होगा। प्रशासन पहले दिन से ही जो एडवाइजरी जारी कर रहा है, कई जगहों पर लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज के कुछ इलाके हैं वहाँ पर इन एडवाइजरीज को फॉलो नहीं किया जा रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का उल्लंघन सीधा सीधा आज नड में देखने को मिला। नड में जो दुकानदार हैं वो दुकानें धड़ल्ले से वक्त के बाद भी खुली रख रहे हैं, और जो एसेंशियल सर्विसेज के अलावा जो दूसरी दुकानें हैं वो भी धड़ल्ले से यहाँ पर चलाई जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया जा रहा। ये एक चिंता का कारण बन सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के ग्रामीण बागला के इलाके में एक बुजुर्ग रहते हैं जो इन दिनों बेहद परेशान है। इन बुजुर्ग की उम्र 78 साल है, नाम है अब्दुल समद। ये बेहद गरीब परिवार से हैं। सरकार ने पेंशन के माध्यम से उसके जीवन यापन की व्यवस्था की थी, लेकिन उन्हें समय पर मासिक पेंशन नहीं मिल रही थी, और अब जब पेंशन आती भी है तो उन्हें डोडा शहर जाना पड़ता है जो गांव से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इस सड़क पर गाड़ी चलने का कोई साधन नहीं है और सड़क की स्थिति भी बेहद खराब है, इसलिए उन्हें अपनी पेंशन लेने के लिए डोडा शहर चलकर पैदल ही जाना पड़ता है। लगभग 22 किलोमीटर का यह रास्ता जो ये पैदल चलकर जाते हैं। हालांकि गांव में बैंक की एक शाखा है, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने इन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह दस्तावेजों को पूरा नहीं कर पाए। कितनी एज है आपकी? 78 साल। आपको पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन सर मिलती है। कहाँ, यहीं पे मिलती है? नहीं सर, डोडा जाना पड़ता है। तो ये कितने अरसे से आपको ऐसे ही डोडा जाना पड़ता है? ये पहले से ही, हम जब से पेंशन लगी है तब से डोडा से ही लाते हैं। तो यहाँ पे कोई ब्रांच वगैरह नहीं है? यहाँ सर ब्रांच है, लेकिन वो ऐसे ही है, वहाँ पैसा नहीं निकलता है कि कहता है अदर लिंक नहीं है, तो यहाँ नहीं निकलता है। तो आपने यहाँ के कुछ सरपंच वगैरह उससे बात की कभी? मैं सर बात की है इनसे, लेकिन क्या पता अभी क्या कर रहे हैं। तो अब क्या डिमांड करते हैं आप? अब सर यही डिमांड करते हैं यहाँ से गाड़ियाँ जानी चाहिए। गाड़ियाँ नहीं है, कहीं कोई लेडीज़ बीमार होती है, कोई डिलीवरी होती है, कोई कुछ होता है तो मुश्किलात रास्ते में जाने को पड़ती है। अगर तो पैदल जाएँ तो वो रास्ते में ही मर जाएंगे। अगर कोई सियाना बूढ़ा जाएगा डोडा के लिए तो अगर न पहुँच सका तो रास्ते में गिर जाएगा, कहीं मर जाएगा। या तो लोग किसी जिसको अपनी गाड़ी वो जा सकता है, जिसको हम लोग गरीब हैं हम कैसे गाड़ी लाएंगे। हमें गाड़ियों का इंतजाम करना पड़ता, फिर 1000, और कोई बीमार हो तो फिर 1000 रुपये तक हमने उसको ड्राइवर को देना पड़ता है कि गाड़ी का किराया, तो फिर जाना पड़ता है लेडीज़ लेकर या कोई किसी बीमार को लेकर।
वहीं डोडा के लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नरेगा के तहत काम करने वाले कामगारों का अभी तक पेंशन का जो पैसा था, जो उनको पैसा मिलना था, कामगारों को नरेगा के तहत जो काम कर रहे थे उन्हें पैसा नहीं मिला है। लोगों को महंगा राशन भी वहां पर दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासनिक कार्यालय में जब वो जाते हैं तो उनकी एक भी नहीं सुनी जाती और क्या कुछ परेशानी है वहाँ पर लोगों को, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, वो आप देखिए। 10 किलोमीटर दूर हम डोडा बगला में इस वक्त हैं। काफ़ी तरह की लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हम सीधा इनसे बात करते हैं किस तरह की प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है। सर आपका नाम? सर मेरा नाम मनीर हुसैन है। मनीर साहब, क्या प्रॉब्लम आपको फेस? सर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हमारे साथ। सर गैस सिलेंडर हमें यहाँ 10.5 का मिलता है। मैं मजदूर शख्स हूँ, मुझे राशन कार्ड है APL का, फ्री का राशन मुझे है ही नहीं। वो कौन बेचता है इतना महंगा? कौन बेचता है सर यहाँ वो जो यहाँ पे काउंटर है वो नटनू साहब, अब्दुल रशीद नटनू साहब। तो आपने कभी कंप्लेंट नहीं की इसके बारे में? सर वो उसको उसका सजाद वो है कोई गैस का वो हेड मैनेजर, उसने नंबर व्हाट्सएप पे डाले जी। उसको हमने 50 बार फ़ोन किया, वो फ़ोन रिसीव नहीं करता है। अभी मेरे पास नंबर मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाकी क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है? सर हर चीज़ की प्रॉब्लम है। नरेगा का पैसा हमें है ही नहीं सर, काम कराया इन लोगों ने हमें। आज सर अकेला बंदा तो एक ही बेल तो खेत में चलेगा नहीं, वहाँ 2 लगते हैं। अगर मैं मजदूरी करूँगा खुद तो मिस्त्री लगाना पड़ता है। 500 से कम मिस्त्री आज आता नहीं काम करने के लिए। सर आज लॉकडाउन में हमें इन्होंने 10-12 हज़ार खर्चाया जेब का। अब बोलते हैं आप डालेंगे 4,000 जाने नहीं, अभी डाले नहीं अभी तक भी। तो अब आप डिमांड क्या करते हैं? सर हमारा मसला हल होना चाहिए, हमारी तरफ कोई तवज्जो होनी चाहिए। देखा रास्ते की काफ़ी कंडीशन खराब है सर, बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ हम एक नहीं, हम 4-5 खजर वाले हैं जी। 4-5 खजर वाले हैं। पूरा पंचायत को मटेरियल दिया है तो हमें अभी पेमेंट नहीं हुई, अभी भी नहीं मिला। हमें बहुत मुसीबत है। कर्जा उठाकर हमने खजरों का घास खिलाया जी। तो वो भी कर्जा अभी हमें बकाया है लोगों का। अभी हम डोडा से 22 किलोमीटर दूर हैं। काफ़ी तरह की लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हमने कुछ लोगों से बात की जिनका ये कहना है कि 1050 का यहाँ पे इनको ब्लैक सिलेंडर मिलता है, जिसका रेट 800 कुछ रुपए है, मगर 1050 यहाँ पहुँचा के इनको मिलता है। कहीं ना कहीं गरीब का गला काटा जा रहा है। मैं आपको बोलता चलूँ, इन लोगों को रास्ते की प्रॉब्लम है, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इन सब चीज़ों पर नज़र दे। जो भी ये 1050 का सिलेंडर बेचता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ 5 के पंच में विराम लगाते हैं। बाकी देश के और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।